प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रशांत पालीवाल एक बार फिर से आरपीएससी अड्डा मध्य प्रदेश पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देख रहे थे। मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में उन पर डिस्कस कर रहे थे, उनका सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आए हैं। और मैं अभी आपको 1 to 25 क्वेश्चन करा चुका हूं और आज के लेक्चर में ये जो पार्ट 2 होने वाला है इसमें 26 से 50 तक के क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। नया साल नई अपॉर्चुनिटी लेके आया है आपके लिए और आरपीएससी अड्डा ने भी आपको मौका दिया है। जो बच्चे एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका जो कंप्लीट कोर्स हमने बना रखा है वह कोर्स वैसे तो 4999 की कीमत का है, पर अभी आप ऑफर टाइम निकला नहीं है। 5 जनवरी से पहले अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो, इन कोर्स को परचेस करते हो, तो यह दोनों कोर्स आपको 999 रुपए की कीमत पर मिल जाएंगे। और एक और बात बताना चाहूंगा कि जो बच्चे टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वह टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट पेपर्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए 10 मॉडल पेपर बनाए जा चुके हैं जिसमें 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर होते हैं। और यह 10 मॉडल पेपर आप परचेस कर सकते हो मात्र 99 रुपए की कीमत पर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 26 के साथ। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। पूंजीगत संचय निम्नलिखित से होता है। पूंजीगत संचय का मतलब होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व किससे बनता है? तो कैपिटल रिजर्व कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से बनता है। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मतलब नॉन रेकरिंग नेचर का प्रॉफिट जो बार बार नहीं होता है। नॉन रेकरिंग नेचर के प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व बनता है। नॉन रेकरिंग नेचर के प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं और कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व बनता है। तो पूंजी संचय निम्नलिखित से होता है। पहला बोल रहा है आवर्तक लाभ से, रेवेन्यू प्रॉफिट से नहीं। अनावर्तक लाभ से, नॉन रेकरिंग प्रॉफिट से, बिल्कुल। तो रेवेन्यू प्रॉफिट से नहीं बनता है ये। अनावर्तक मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट से नहीं बनता है, नॉन रेकरिंग प्रॉफिट से बनता है, अनावर्तक लाभ से बनता है। फिर बोल रहा था आगम, आगम मतलब रेवेन्यू से बनता है, नहीं, इनकम से नहीं बनता है और संचय कोष से भी नहीं बनता है। तो अनावर्तक लाभ से पूंजीगत संचय बनाए जाते हैं। कैपिटल रिजर्व नॉन रेकरिंग नेचर के प्रॉफिट से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, तलपट किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो सीधी सी बात है, तलपट बनता है किसकी सहायता से? लेजर अकाउंट की सहायता से, खाता बही की सहायता से बनता है। तो यहां पर देखते हैं खाता बही का नाम कहां आ रहा है, ये रहा। खाता बही की सहायता से बनता है। रोकड़ बही तथा खाता बही की सहायता से हम तलपट बनाते हैं। जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंस होते हैं वह ट्रायल बैलेंस में दिखाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस दोनों तरफ से मैच हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमने कोई भी सिंगल साइड एरर नहीं की है, कोई भी गणितीय अशुद्धि नहीं हुई है, ऐसा कहा जाता है। कोई भी सिंगल साइड एरर नहीं हुई है। तो तलपट किसकी सहायता से बनता है? खाता बही की सहायता से बनता है। तो यहां लिखा है रोकड़ बही तथा खाता बही, बिल्कुल सही है। 27 के बाद आएंगे 28 पर। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस को आयगत व्यय में परिवर्तन करने से होता है। मतलब पूंजीगत व्यय जो थे उसे आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिए। अगर आपने पूंजीगत व्यय को रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया है तो यह एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया है मतलब यह प्रिंसिपल की एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, सैद्धांतिक अशुद्धि है, पर मान लिया। तो क्या बोल रहा है? होता है। क्या होता है भाई? पूंजीगत व्यय मतलब एक असेट्स को असेट साइड में ना दिखाया, उसको पी&एल अकाउंट में दिखा दिया। कोई खर्चा आपने किया जिसे बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाना था, वहां ना दिखाते हुए पी&एल के डेबिट में दिखा दिया। अब उससे क्या हुआ? उससे बैलेंस शीट में वो असेट्स नजर नहीं आ रही है। उससे क्या हुआ? खर्चा दिखा दिया, रेवेन्यू खर्चा, तो हमारा प्रॉफिट कम आया तो कैपिटल कम नजर आ रही है। तो बैलेंस शीट की स्थिति क्या हो रही है कि बैलेंस शीट में असेट्स नजर नहीं आ रही है और इधर हमें कैपिटल कम नजर आ रही है। और ये चीज दिखाती है गुप्त संचय को, है ना। तो यहां पर एक हिडन रिजर्व क्रिएट हो जाएगा।
तो ऐसा करने से गुप्त संचय बन जाता है। जब आप पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मान लेते हैं, मतलब एक असेट्स बैलेंस शीट से गायब हो जाती है, और आप पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मान लेते हो, मतलब वो असेट्स वहां से गायब होकर पीएनएल के डेबिट में आ गई पूरी तरह से, तो प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया तो आपकी कैपिटल कम हो गई, तो इधर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल कम दिख रही है और उधर जितने से कैपिटल कम दिख रही है उतने से असेट्स नहीं दिख रही है। तो यह स्थिति किसको दर्शाती है? गुप्त संचय को दर्शाती है। हिडन रिजर्व क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक व्यक्तियों की संख्या होती है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, तो अगर अपने को पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो हमें मिनिमम कितने लोग चाहिएंगे कि पार्टनरशिप बन जाए? तो पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में न्यूनतम 2 लोग होना चाहिए, 2 वयस्क लोग होना चाहिए। 18 साल से अधिक, 18 वर्ष से अधिक उम्र के 2 लोग चाहिए होते हैं, कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं। तो यहां पूछ रहा है न्यूनतम आवश्यक व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो वयस्क वयस्क तो 2 व्यक्ति होंगे, तो मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 2। तो अपने से संख्या पूछ रहा था मिनिमम 2, मैक्सिमम पूछता तो हम बोल देते 50। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का यदि तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है, नहीं किया भुगतान, जो पार्टनर जा रहा है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ गया ये, रिटायरमेंट पार्टनर जा रहा है तो उसका कितना पेबल अमाउंट है वो हमें निकालना चाहिए। तो वो हम निकालते हैं और निकाल कर पे कर देना चाहिए। लेकिन आप पे नहीं कर रहे हो तो उसे निम्नलिखित में अंतरित किया जाता है। कहां ट्रांसफर करेंगे? तो उसे उस पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो हमें पता है हम सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं ना, तो जो पार्टनर जा रहा है उसकी कैपिटल लिखी हुई नजर आती है, उसमें उसके रिजर्व सारे पार्टनर में बांट दिए जाते हैं, तो उसको भी रिजर्व में हिस्सा मिल जाता है। जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो वह पार्टनर उस प्रॉफिट से भी क्रेडिट हो जाता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, रिवोल्यूशन का हिस्सा भी उसे मिल जाता है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो जाता है। सब कुछ हो जाने के बाद जो बैलेंस निकलता है उस बैलेंस को तुरंत पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो उसे पार्टनर्स के लोन में ट्रांसफर करना चाहिए, ऋण खाते में हस्तांतरित करना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा था ऋण खाते में हस्तांतरित करना चाहिए। अब बताओ, आपने उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया, अब क्या होगा? अब पार्टनरशिप डीड में इसके लिए कुछ कह रखा था कि इस ऋण का इस तरह से पेमेंट होगा, तो उस तरह से होगा पेमेंट। अगर पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई समझौता था तो उस तरीके से इस ऋण का पेमेंट होगा। उस ऋण पर कितने % से इंटरेस्ट देना है नहीं देना है, अगर डीड में लिखा हुआ है तो वो चीज़ चलेगी। अगर डीड साइलेंट है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाएगा, और वह कहता है कि सेक्शन 37 लगाओ। सेक्शन 37 कहती है कि इस ऋण पर 6% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और साल के एंड में जो प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को कैपिटल के इसका जो फंड था उसके प्रोपोर्शनेट निकाला जाता है। वो एक सिस्टम होता है। फिर कहा जाता है कि विच एवर इज हायर, आप लो, रिटायरिंग पार्टनर के सामने ऑफर रखा जाता है, सेक्शन 37 लग जाती है। लेकिन अभी अपने से ये पूछ रहा है कि अगर कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसे जो अमाउंट देना था नहीं दिया, तो वह कहां ट्रांसफर करेंगे? तो वह उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे। खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, ठीक है, का समर्पण मूल्य दर्शाया जाता है, असेट साइड में दर्शाया जाता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का समर्पण मूल्य अगर दिखाना है आपको, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर जितना आप खर्चा कर रहे हो, हर साल खर्चा करोगे प्रीमियम का, तो उससे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक वाली एंट्री करोगे। और यह सपोज करो 1 लाख से की और आपको सरेंडर वैल्यू 10,000 दिखानी है, तो आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक वाली एंट्री 1 लाख से की थी और इसे क्रेडिट करते हैं अपन, इसे P&L में खर्चे की तरह दिखाते हैं। तो P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी आप 90,000 से कर रहे हो, तो 10,000 की जॉइंट लाइफ पॉलिसी बची हुई रह जाती है, डेबिट बैलेंस बचा हुआ रह जाता है। तो जो डेबिट बैलेंस बचा हुआ रह जाता है वो एक असेट से, उसे बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है? असेट साइड में दिखाया जाता है। तो JLP अकाउंट डेबिट किया ज्यादा से, क्रेडिट किया कम से, तो JLP अकाउंट एक डेबिट बैलेंस दिखाएगा, मतलब एक संपत्ति की तरह दिखाएगा। तो JLP का समर्पण मूल्य दिखाया जाता है एक डेबिट बैलेंस की तरह, एक संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। तो छिट्टे में संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, इस पर टिक लगा देंगे।
अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, वसूली खाता। भाई वसूली खाता कब बनता है? वसूली खाते का मतलब होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है? तो वसूली खाता है ये पूछ रहा है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट बनता कब है? रियलाइजेशन अकाउंट तब बनता है जब फर्म डिसॉल्व होती है। बोले सर फर्म डिसॉल्व होना मतलब बिजनेस बंद होना, पार्टनरशिप डिसॉल्व होना मतलब होता है एग्रीमेंट खत्म होना और नया एग्रीमेंट लिख देते हैं अपन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है वो, पार्टनरशिप डिसॉल्व होना। लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फर्म डिसॉल्व कर रहा हूं। फर्म डिसॉल्व होती है, बिजनेस खत्म हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। उस केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं, और बैंक अकाउंट दोनों तरफ से टैली हो जाता है, हमें पता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट है क्या है? यह बताएगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, यह बताएगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, और ये जो प्रॉफिट और लॉस होगा सभी पार्टनर में बांट दिया जाएगा। तो जो अकाउंट प्रॉफिट और लॉस निकालता है और पार्टनर में बांट दिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो वह अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? तो यह काम नॉमिनल अकाउंट का है। तो रियलाइजेशन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता होता है। तो यह पूछ रहा है वसूली खाता है क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? तो रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी साझेदार के दिवालिया होने की स्थिति में फर्म, अब भाई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, किसी पार्टनर के दिवालिया हो जाने की स्थिति में फर्म चलती रहेगी, समाप्त हो जाएगी, क्या होगा? ये अपने से पूछ रहा है। भाई अगर किसी पार्टनर, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या फर्म बंद कर दें? नहीं, फर्म चलती रहेगी, फर्म चलती रहेगी, क्योंकि फर्म चलती रहेगी। अपन तो ये मान रहे हैं कि भैया फर्म में 50 पार्टनर हो सकते हैं, तो किसी फर्म में 10 पार्टनर हैं, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो भी जाता है तो बचे हुए पार्टनर क्या करेंगे? उसको निकाल देंगे और बचे हुए पार्टनर उस बिजनेस को चलाते रहेंगे। तो अगर किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर फर्म बंद होगी ये कोई नियम नहीं है, फर्म चलती रहेगी। हाँ, अगर दो ही पार्टनर थे और एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और वो बिजनेस करने की स्थिति में नहीं है अब, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी वो खुद बियर नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे पार्ट तो वो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा बिजनेस, फिर पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी वो। लेकिन यहां पर अपन मानेंगे बहुत सारे पार्टनर है, 8-10 पार्टनर है, एक इंसॉल्व, भाई किसी पार्टनर के दिवालिया हो जाने पर फर्म बंद की जाए ये कोई रूल नहीं है, फर्म चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो फर्म चलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध संपत्ति नेट एसेट्स के मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य अधिक है, तो इस अधिक को क्या कहते हैं? इस अधिक को क्या कहते हैं? वो बोल रहा है, एक है परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन ज्यादा है, परचेस कंसिडरेशन ज्यादा है, ठीक है। किससे? बिजनेस की नेट असेट से। किससे? नेट असेट से। तो इसे क्या कहेंगे? तो एक चीज याद आ रही है जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसमें कहा गया था गुडविल। गुडविल हम दर्शा सकते हैं जब हम किसी बिजनेस को परचेस करते हैं, तो परचेस करते समय अगर हम नेट एसेट से ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं तो उस अमाउंट को गुडविल कहा जाता है और उसे हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, उसे हम बुक में दिखा सकते हैं, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। तो क्या कहता है कि परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा है नेट एसेट से, मतलब जो गुडविल हम परचेस कर रहे हैं ये परचेस गुडविल कहलाती है। तो गुडविल का फॉर्मूला बनेगा परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स, नेट असेट्स। तो परचेस कंसिडरेशन में से अगर हम नेट असेट्स को माइनस कर देते हैं तो जो आता है उसे गुडविल कहते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा था शुद्ध संपत्ति के मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य अधिक है, तो परचेस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट असेट्स। परचेस कंसिडरेशन माइनस करो नेट एसेट से, जो डिफरेंस आता है उसे गुडविल कहते हैं और इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इसे बुक में दिखाया जाता है। केवल इसी गुडविल को बुक में दिखाया जा सकता है, जो गुडविल परचेस करते हैं उसे ही बुक में रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसे ही बैलेंस शीट में दिखाया जा सकता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अब नए रूल के हिसाब से बैलेंस शीट में नहीं आएगी, यही गुडविल आती है और यहीं से गुडविल का फॉर्मूला क्रिएट होता है, गुडविल इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। तो वो पूछ रहा था शुद्ध संपत्ति के मूल्य की तुलना में क्रय मूल्य अधिक है, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे गुडविल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समापन पर, समापन हो रहा है, हाथ में रोकड़ शेष को अंतरित किया जाता है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म समाप्त हो रही है तो जो कैश है उसे कहां ट्रांसफर करते हैं? तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट में तो ट्रांसफर करते नहीं है, कैश का अलग से अकाउंट बनता है, उसमें रियलाइजेशन असेट से रियलाइजेशन जितनी भी होता है
हर तरह का रिलेशन कैश अकाउंट में आता है और सारे पेमेंट कैश के थ्रू होते हैं और लास्ट में जो कैश बचता है वो पार्टनर में बांट दिया जाता है। तो यहां पर बोल रहा है यह जो कैश है ये क्या होगा, तो ये पार्टनर में लास्ट में बढ़ जाएगा। कैश अकाउंट बनता है, कैश का बैलेंस होता है ये, तो समापन पर कैश इन हैंड कैश अकाउंट में जाता है। तो क्या किया जाएगा ऐसे, तो ये बोल रहा है वसूली खाते में, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करते हैं वसूली खाते में, तो इससे क्या वसूली करेंगे, तो खुद लिक्विड एसेट से। ठीक है, फिर कह रहा है रोकड़ खाते में, रोकड़ खाते में, हाँ रोकड़ खाते में जाएगा। समापन पर हस्तांतरित रोकड़ शेष को अंतरित किया जाता है, तो समापन हो रहा है, हाथ में जो कैश था उसे कहां ट्रांसफर करोगे, एक बार तो आप रोकड़ खाते में ट्रांसफर करोगे और रोकड़ खाते का ओपनिंग बैलेंस होगा। फिर रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं तो जितनी भी एसेट से पैसा रियलाइज करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं बाय कैश, तो कैश अकाउंट में लिखते हैं टू रियलाइजेशन। फिर रियलाइजेशन सारी लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं टू बैंक, तो बैंक में लिखते हैं बाय रियलाइजेशन। और लास्ट में जब कैश अकाउंट को बंद करते हैं तो कैसे बंद करते हैं कि लास्ट में जब कैपिटल अकाउंट को बंद करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को बंद करने से हम किसी पार्टनर की का एक्सेस बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो उसको पेमेंट कर देंगे और डेफिशिएंसी आ रही तो उससे पैसा मंगा लेंगे और लास्ट में बैंक अकाउंट मिल जाता है। तो अभी अपने से ये पूछ रहा है कि भैया डिसोल्यूशन पर रोकड़ शेष को कहां ट्रांसफर करना चाहिए, तो हम बोलेंगे बिंदास रोकड़ खाते में ट्रांसफर कर देना चाहिए। फिर रोकड़ खाता पूरी तरह से बनाएंगे लास्ट में, और रोकड़ खाता अपने आप सिस्टम ऐसा बैठता है कि पार्टनर को पेमेंट हो रहा है, पार्टनर से रिकवरी हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है लास्ट में कैश अकाउंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा था समापन पर हस्तांतरित रोकड़ शेष को अंतरित किया जाता है रोकड़ खाते में। ठीक है, फिर जब एक साझेदार अपनी अंशदातित पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार होता है, ठीक है, तो उसे ब्याज देय होता है। भाई अगर पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए तो देंगे, लेकिन पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन तो देंगे, लेकिन ध्यान रखना जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल ही देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सफिशिएंट प्रॉफिट है पूरा देंगे, अनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो प्रोपोर्शनेट कम देंगे, और लॉस है तो नहीं देंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट होते हैं। तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर की सैलरी हो, पार्टनर का कमीशन हो, यह केवल तभी दिए जाते हैं जब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने की स्थिति में ही एप्रोप्रिएशन किया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब होगा, जब प्रॉफिट होगा। तो यह पूछ रहा है कि जब एक साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार होता है तो उसे ब्याज दिया जाएगा केवल लाभों से, केवल लाभों से, केवल प्रॉफिट में से दिया जाएगा, केवल प्रॉफिट में से दिया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन इसमें दूसरा मैं पूछता कि अगर किसी साझेदार को ऋण पर ब्याज देना है तो वह केवल लाभों में से नहीं दिया जाता है, वह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो P&L अकाउंट में जाता है, हर स्थिति में देना पड़ेगा, हर साल देना पड़ेगा, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो वहां में ये नहीं लिखता केवल लाभों में से दिया जाता है, हर स्थिति में दिया जाता है, लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है, हानि होने की दशा में भी दिया जाता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, यह केवल लाभों में से ही दिए जाते हैं, क्योंकि यह कहलाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब साझेदार का चालू खाता खोला जाता है, ठीक है, मतलब पार्टनर्स का करंट अकाउंट खोलने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हर साल जो प्रॉफिट होगा, और हर साल प्रॉफिट होगा 31 मार्च को, और पार्टनर उस प्रॉफिट को विड्रॉ करता है प्रॉफिट होने से पहले। पूरे साल भर में 365 दिन होते हैं, वो ड्राइंग करता है, वह प्रॉफिट विड्रॉन, प्रॉफिट विड्रॉन का मतलब होता है ड्राइंग करना, वह प्रॉफिट विड्रॉन करता है मतलब ड्राइंग करता है। वह ड्राइंग साल भर करता है, लेकिन प्रॉफिट बाद में आता है, पैसा पहले निकालता है, जमा बाद में होता है। तो इन सब के लिए हम खोल देते हैं साझेदारों का चालू खाता, कि भाई आपके सारे प्रॉफिट लास्ट में आएगा 31 मार्च को, तो आपका प्रॉफिट आपके करंट अकाउंट में जाएगा, आपका प्रॉफिट आपके करंट अकाउंट में 31 मार्च को आ जाएगा, और आप जो प्रॉफिट निकाल रहे हो, जो ड्राइंग कर रहे हो, वो भी करंट अकाउंट से निकालो। इस स्थिति में कैपिटल स्थिर हो जाती है, कैपिटल फिक्स हो जाती है। तो इस स्थिति में कैपिटल हो जाती है स्थायी, फिक्स हो जाती है, और इसलिए इसको कहा जाता है फिक्स कैपिटल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, भाई पार्टनरशिप जो डीड है की एब्सेंस में, मतलब है ही नहीं, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाएगा, यस दिया जाएगा, साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाएगा, और वह 6% पर एनम से दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट लगेगा, और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि साझेदारों को किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन मत दो,
साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो, साझेदारों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मत वसूलो, लेकिन साझेदार को उनके लोन पर 6% से इंटरेस्ट दिया जाए और लाभ हानि उनके अंदर बराबर बांटा जाए, ऐसा कहता है। तो यहां वो अपने से पूछ रहा है कि साझेदारी संलेख नहीं है, तो एक्ट क्या कहता है? ऋण पर ब्याज के लिए पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? 6% पर एनम से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बी ऑप्शन, 6% वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा। क्वेश्चन नंबर 39, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार लाभ व हानि बांटते हैं इक्वल। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है आपके पास, पार्टनरशिप डीड होती है, तो उसमें जो रेशो लिखा हुआ है वही रेशो में प्रॉफिट बांटा जाता है, उसको बोलते हैं एग्रीड रेशो। जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है एग्रीड रेशो, लेकिन आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ, आपके को एग्रीड रेशो नहीं पता है, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इक्वल, तो इक्वल बांटेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, नया साझेदार अपने आने पर ख्याति के लिए भुगतान नहीं करता है। देखो दो बातें होती है, अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन वही लिया है पर आज के हिसाब से लिया है, क्योंकि पहले रूल अलग हुआ करते थे, अब रूल बदल गए। अब रूल क्या हो गए? बदल गए। अब के रूल के हिसाब से ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, उस तरह से बना दिया ऐसे, नए साझेदार के आने पर, देखो नया साझेदार आएगा तो दो बातें होती है, या तो वो गुडविल का पैसा लाएगा या नहीं लाएगा, या तो वो पैसा लाएगा या नहीं लाएगा। अगर वो पैसा लाता है तो एंट्री करते हैं अपन कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। पीएफजी का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर अगर गुडविल के लिए पैसा लाता है तो फर्स्ट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और नेक्स्ट एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या सेग्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सेग्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। नया पार्टनर आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर ने सेग्रीफाई किया होगा और जिस रेशो में किया उस रेशो में बांट देते हैं। तो नया पार्टनर अगर गुडविल का पैसा लाता है तो वह ओल्ड पार्टनर अपने सेग्रीफाइसिंग रेशो में बांट लेते हैं। ये तो वो बात हो गई कि पैसा लाएगा तो बांट लेंगे, नहीं लाएगा तो क्या करेंगे? नहीं लाएगा ना तो भी ओल्ड पार्टनर उस अमाउंट को सेग्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। बस अंतर ये है कि जो बंदा पैसा नहीं लाया उसको वक्त दे देंगे, उस अमाउंट से उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो जो नया पार्टनर, जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और ये काम सेग्रीफाइसिंग रेशो में होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही कह रहा है कि नया साझेदार आया और ख्याति के लिए पैसा नहीं लाया, भुगतान नहीं कर रहा है, भुगतान नहीं कर रहा है। नया साझेदार आया, ख्याति के लिए पैसा नहीं लाया, तो उसके चालू खाते को खोला जाएगा, तो उसके करंट अकाउंट को खोला जाएगा और अन्य साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। और यह काम अन्य साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा, अन्य साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट होंगे त्याग अनुपात में, त्याग अनुपात में क्रेडिट होंगे। नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो नए साझेदार के हिस्से की गुडविल निकाली जाती है, उस अमाउंट से नए साझेदार का चालू खाता डेबिट किया जाता है और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाते हैं। और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट किए जाते हैं, वह पूछ रहा है अन्य साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट किए जाते हैं, किस अनुपात में क्रेडिट किए जाते हैं? तो अन्य साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट किए जाते हैं और यह काम होता है त्याग अनुपात में, सेग्रीफाइसिंग रेशो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एक साझेदार के सेवानिवृत्ति पर, मतलब रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, पर ख्याति, फिर यहां पर कुछ लिखना है इन चारों में से, खाते में क्रेडिट की जाती है। एक साझेदार के सेवानिवृत्ति पर ख्याति केवल सेवानिवृत्त होने वाले साझेदार के खाते में क्रेडिट की जाती है। बिल्कुल सही भाई, अगर कोई पार्टनर एक साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर ख्याति, अब भाई जो जा रहा है ना उसे क्रेडिट कर दो, जो जा रहा है उसे उसके हिस्से से क्रेडिट कर दो और अन्य साझेदार अपने आप को डेबिट करा लेंगे। जाने वाला साझेदार मतलब सेग्रीफाइसिंग पार्टनर, तो सेग्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दो और अन्य साझेदार अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा देंगे और यह काम गेनिंग रेशो में होगा। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेग्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां इस क्वेश्चन को इसी तरह से लेना पड़ेगा अपने को कि रिटायरमेंट हो रहा है और ख्याति, उसके हिस्से की ख्याति निकाल रहे हैं। नए साझेदार के, एक साझेदार के सेवानिवृत्ति पर, मतलब रिटायरमेंट हो रहा है किसी पार्टनर का, पर ख्याति का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? तो ख्याति का ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि जो जाने वाला साझेदार है उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उसके हिस्से की ख्याति से, कुल ख्याति से नहीं, उसके हिस्से की ख्याति से, और अन्य साझेदार अपने
कैपिटल अकाउंट को डेबिट कराएंगे क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर बन गए और गेनिंग रेशो में काम होगा। तो यहां पूछ रहा है एक साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर ख्याति केवल सेवानिवृत्त होने वाले साझेदार के खाते में क्रेडिट की जाती है। मतलब क्रेडिट किसे करना है, तो बस ये ध्यान रखना, क्रेडिट किसे करना है, क्रेडिट कौन होगा रिटायरमेंट के समय, क्रेडिट कौन सा पार्टनर होगा, कौन से पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर को जो जा रहा है ना, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और वह उसके पार्ट से ही होगा, उसके हिस्से की ख्याति से ही क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट होगा केवल कौन क्रेडिट होगा, जो जा रहा है। खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 42। पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ अलग तरह से होता था, आजकल रूल्स बदल गए हैं, तो आजकल के हिसाब से क्वेश्चन इस तरह से बनेगा और इस तरह से अपने को जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। और वह साझेदार थे, ठीक है, थे लगा दिया इसने, जो लाभ हानि विभाजन, अच्छा अब नया पार्टनर आ गया भाई, ए और बी पार्टनर थे, नया लाभ जो लाभ हानि 3:1 में बांटते थे, स आ गया। अब बताओ ये जो होता है ना, पहले फर्म का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पार्टनर। पहले फर्म की डेफिनेशन थी ए प्लस बी इक्वल टू फर्म, लेकिन अब डेफिनेशन फर्म की क्या होने वाली है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फर्म होने वाली है, क्योंकि एक पार्टनर आ रहा है। तो होगा क्या, यहां साझेदारी खत्म होगी, इसको बोलते हैं साझेदारी का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन नहीं बोलते, फर्म का विघटन मतलब बिजनेस बंद, साझेदारी का विघटन मतलब पुराना अनुबंध फटेगा, नया एग्रीमेंट लिखा जाएगा। तो ए और बी के बीच में जो पुराना एग्रीमेंट था वो फट जाएगा और नया एग्रीमेंट लिखा जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। समझ में बात, इसे बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म वापस से बन रही है, मतलब यहां पर पार्टनरशिप का विघटन हो रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप का विघटन हो रहा है, ठीक है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं इसे। तो पार्टनरशिप ए और बी की पार्टनरशिप खत्म हो रही है और नई पार्टनरशिप बन रही है एबीसी की। अब सी बोल रहा है कि भाई मैं 1/4 के लिए आ रहा हूं, ठीक है, नया लाभ विभाजन अनुपात निकालो। बिल्कुल निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपने को नाम लिखना पड़ेगा पार्टनर का सीक्वेंस है, पहले ए था और बी था, और इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट था वो था 3:1 का। मतलब ए बोलता था कि फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसको 3:1 में बांटेंगे। मतलब फर्म अगर 4 रुपए कमाएगी, 4 रुपए कहां से आया, 3:1 का टोटल होता है 3+1, 3+1 मतलब 4, कि जब फर्म 4 रुपए कमाएगी तो 3 रुपए ए के होंगे, और जब फर्म 4 रुपए कमाएगी तो 1 रुपए किसके होंगे, बी के होंगे। तो 4 रुपए का बंटवारा पहले ऐसे होता था, 4 रुपए फर्म कमाती थी, 3 रुपए ए के होते थे, 1 रुपए बी के होते थे। लेकिन अब सी बोल रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूं और नई बात मैं बता रहा हूं कि अब फर्म जो भी कमाएगी उसका 1/4 में रखूंगा। अब फर्म जो भी कमाएगी, नई, मैं नया पार्टनर हूं, नई बात बताता हूं। नई बात यह है कि अब फर्म जो भी कमाएगी फ्यूचर में वो 1/4 मेरा होगा। अब ये दोनों टेंशन में आ गए कि नई फर्म जो भी कमाएगी उसका 1/4 ये रख लेगा, मतलब फर्म 4 रुपए कमाएगी तो 1 रुपए ये रख लेगा, तो बचे 3 रुपए। तो 1/4 इसका है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 3/4। अब ए और बी को जो भी दिमाग लगाना है वो 3/4 पे लगाना है, क्योंकि फर्म जितना भी कमाएगी उसका 1/4 सी रखेगा। तो 1/4 अगर सी रखेगा तो बचा हुआ प्रॉफिट 3/4 उस पर दिमाग लगाओ। 1/4 सी का होगा, नया पार्टनर सी, फर्म जो भी कमाएगी उसका 1/4 सी रखेगा, तो बचा हुआ कितना, 3/4। 4 में से एक इसके पास है तो 3 इसके पास नहीं, तो 3/4 जो है वो ए और बी बांटेंगे। और ए और बी को मैंने कहा कैसे बांटोगे, क्वेश्चन तो कुछ नहीं कह रहा है। जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है कि रिमेनिंग प्रॉफिट ए और बी कैसे बांटेंगे, तो वह उनके पुरानी जो अनुबंध था 3 और 1, हर चीज को 3-1 करते आए हैं ये, तो यह रिमेनिंग प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर बांटेंगे अपने ओल्ड रेशो में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं। तो ये आ रहा है 3 × 3 होता 9, 9/16। फर्म 16 रुपए कमाएगी, 9 रुपए ए के। फर्म 16 रुपए कमाएगी तो 3 रुपए किसके, बी के। तो 9 और 3 12 रुपए तो बढ़ गए। फर्म 16 रुपए कमाएगी तो 9 रुपए ए ले जाएगा, फर्म 16 रुपए कमाएगी तो 3 रुपए बी ले जाएगा। 9 और 3 12 रुपए तो चले गए, 16 में से 12 चले गए, तो बचे कितने, 4। तो 4/16 किसका आएगा, सी का। मैंने कहा सी तुम 4/16 हो, 4/16 हो, बोले मैं तो 1/4 हूं। तो देखो यहां पर डेफिनेशन 16 पे आ गई है कि फर्म 16 कमाएगी, 16 कमाएगी, 16 कमाएगी। अच्छा अगर फर्म 16 कमाएगी तो उसका 1/4, 16 का 1/4 कितना होता है, 4 रुपए, 4 रुपए इसके होंगे। तो 1/4 को 4/16 कैसे लिखते हैं, 4/16 को काटोगे तो 1/4 आ रहा है, लेकिन 1/4 को 4/16 कैसे लिखना है, उसके लिए अपने को 1/4 का मल्टीप्लाई करना है 1 से। मैथमेटिक्स 1 से मल्टीप्लाई करने की परमिशन देता है
किसी भी रेशो का 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, रेशो को बुरा नहीं लगता है। तो 1/4 इंटू 1 कर रहा हूं, पर यहां 1 कैसा लाना है मुझे, जो इस 4 को 16 बना दे, तो हमारा 1 कैसा हो, 4/4 जैसा हो। तो 1/4 इंटू 4/4 करेंगे तो 4/16 आ जाएगा। तो रेशो हमने कैलकुलेट करा 934 सी ऑप्शन। नया रेशो पूछेगा तो बोलेंगे 9:3:4। अगर इस क्वेश्चन में पूछता ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो बताओ, सी के आने के बाद ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो बताओ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:1 कहलाता। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछता तो सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:1 कहलाता। जब जब ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटते हुए नजर आएंगे अपने ओल्ड रेशो में, जब जब ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटते हुए नजर आएंगे ओल्ड रेशो में, तब तब ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। यह भी ध्यान रखना। अगर इस क्वेश्चन में पूछता ए और बी का त्याग अनुपात बताओ, तो ए और बी का त्याग अनुपात 3:1 होता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अंशों के पुनर्विक्रय का वृत्तियन किया जाता है। भाई अंशों का पुनर्क्रय बायबैक शेयर, बायबैक ऑफ शेयर। भाई कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर खरीद सकती है, सेक्शन 77 में कहा गया। अच्छा, तो कंपनी खरीद सकती है, कंपनी अपने खुद के समतांश खरीद सकती है। किया जाता है किसके द्वारा, प्रमोटर द्वारा। अरे प्रमोटर तो कहां होंगे, कहां चले गए होंगे, पता ही नहीं चल रहा है। प्रमोटर का कोई काम थोड़ा है। कंपनी अपने खुद के शेयर खरीद सकती है, इसे बायबैक ऑफ शेयर कहते हैं। कंपनी खरीद सकती है, तो यह काम कौन करेगा, कंपनी स्वयं करती है। कंपनी अपने खुद के शेयर खरीदती है, उसे बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर। अंशधारी द्वारा, अरे अंशधारियों से तो खरीदने, तो अंशधारी कैसे खरीदेंगे, भाई कंपनी स्वयं खरीदेगी। ऋणपत्रधारी, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। कंपनी अपने खुद के शेयर खरीदती है, उसे बायबैक ऑफ शेयर कहते हैं। कंपनी स्वयं खरीदती है, ओपन मार्केट में जाकर, ओपन मार्केट में जाकर कंपनी खुद शेयर खरीदती है, अपने खुद के इक्विटी शेयर खरीद सकती है, बायबैक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम्म 43 के बाद 44। रोकी हुई आय रिटेन अर्निंग विवरण दर्शाता है। भाई रोकी हुई आय से आप क्या करते हो, भाई कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वह कंपनी डिविडेंड की तरह बांट देती है, लेकिन फिर भी रोक सकती है, पूरा डिविडेंड नहीं बांटे। जो कंपनी को प्रॉफिट होता है पूरा शेयर होल्डर में नहीं बांटकर आय को रोक लिया गया, रिटेन अर्निंग करेगी। तो रिटेन अर्निंग से क्या होता है, रिटेन अर्निंग से हम क्या करते हैं, संचय बनाते हैं। संचय हेतु समायोजन किए जाने वाले लाभों की धनराशि से, तो रोकी गई आय का विवरण दर्शाता है संचय हेतु समायोजन किए जाने वाले लाभ की धनराशि से। मतलब जो रिटेन अर्निंग होती है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम रिजर्व्स वगैरह सब बना सकते हैं। रिटेन अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर की होती है और रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी शेयर होल्डर के होते हैं। तो यहाँ पर संचय हेतु जितने भी रिजर्व बनाने हैं उनका समायोजन करना है, कितना रिजर्व कैसे बनाना है, उसकी जो धनराशि आपने रोक रखी है इसका विवरण, रोकी हुई आय का विवरण यही कहलाता है कि अब हम कितना रिजर्व वगैरह बना सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45, बिक्री पर परिचालन लाभ प्रदान करता है। अच्छा, बिक्री पर परिचालन, अब एक बार समझो, अगर मैं बोलता बिक्री पर सकल लाभ प्रदान करता है, मतलब क्या बोलता मैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो ये प्रदान करता है, तो मेरा आंसर होता है ये एक जीपी रेशो है, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। ठीक है साहब। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता बिक्री पर शुद्ध लाभ प्रदान करता है, मतलब नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स, ये कहलाता है नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो कहलाता है। क्या कहलाता है, लेकिन ये मुझे बोल रहा है कि बिक्री पर परिचालन लाभ प्रदान करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रहा है बिक्री पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन सेल्स यह प्रदान करता है, तो इसको बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इसको बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कहते हैं। तो यह प्रदान करता है, यह कहलाता है परिचालन लाभ अनुपात कहलाता है, यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कहलाता है। शुद्ध लाभ अनुपात कब कहलाता, जब वो पूछता सकल लाभ, बिक्री पर सकल लाभ प्रदान करता है तो सकल लाभ अनुपात होता। अगर वो मुझसे पूछता बिक्री पर शुद्ध लाभ प्रदान करता है तो शुद्ध लाभ अनुपात होता। लेकिन वो बोल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बिक्री पर परिचालन लाभ प्रदान करता है,
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कहलाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को। यहां पर उसने रेशो पूछ लिया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। अधिकार अंश, राइट शेयर्स, वह अंश है जो दे हैं। भाई राइट शेयर क्या होता है? जब कंपनी इशू लाती है, सबसे पहले इक्विटी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर के पास जाती है कि भाई हम इशू लाए हैं, आपके सामने सबसे पहले ऑफर है, आप खरीदो, या आप चाहो तो अपना राइट किसी और को भी दे सकते हो, किसी और को भी बेच सकते हो। तो यह अधिकार अंश जब इशू किए जाते हैं, राइट शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर के सामने ऑफर होता है सबसे पहले। तो अधिकार अंश वह अंश है जिन्हें जो की देय है वर्तमान अंशधारियों को, वर्तमान अंशधारियों को। तो अधिकार अंश वह अंश है जो देय हैं किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अपने स्वयं के ऋण पत्र को निरस्त करने पर, भाई निरस्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने खुद के ऋण पत्र कंपनी खरीद सकती है। कंपनी अपने खुद के डिवेंचर खरीद कर निरस्त कर सकती है। खुद के डिवेंचर खरीदे और उसे कैंसिल कर दिया, तो इससे जो लाभ होगा वह कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा, पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। कहां ट्रांसफर किया जाएगा? कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अपने खुद के डिवेंचर कंपनी खरीद कर निरस्त कर सकती है, और निरस्त करने पर कैंसिलेशन पे जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन आ गया। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 79 के अनुसार खत्म हो गई। 79 खत्म हो गई। अब कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। पहले होता था सेक्शन 79, कंपनी अपने डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकती थी, अब नहीं कर सकती है। बकवास हो गई, सेक्शन खत्म हो गई, ये एक्ट खत्म हो गया। अब 1956 नहीं है, अब कंपनी एक्ट 2013 है, और उसमें साफ तौर पे क्या रखा है कि कंपनी अपने शेयर पब्लिक को इशू कर सकती है दो तरीके से, 8 पार और 8 प्रीमियम। तो ये 79 खत्म हो गई, तो इस पर बात करना बेकार है। यह क्वेश्चन अब किसी काम का नहीं है। समामेलन के पूर्व के लाभ, मतलब प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन जो होता है ना, उसे बोलते हैं कैपिटल नेचर का, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो होता है ना, उसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट। ठीक है ना? तो समामेलन के पूर्व का लाभ मतलब कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हस्तांतरित किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। भाई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का जो होता है, एक होता है प्रायर इनकॉर्पोरेशन, एक होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होता ना, समामेलन के पश्चात का लाभ होता, तो सामान्य संचय में ट्रांसफर कर सकते थे क्योंकि वो रेवेन्यू प्रॉफिट था। लेकिन प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन है, मतलब इस प्रॉफिट को कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आज का, पूंजी शोधन संचय। पूंजी शोधन संचय का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। भाई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जब आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। जितना कैपिटल गेप हुआ उससे सीआरआर बनता है। सीआरआर बनता है फ्री रिजर्व से। तो यहां पूछ रहा है पूंजी शोधन संचय अंतरण की अनुमति नहीं दी जाती है। किससे नहीं दी जाती है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व केवल फ्री रिजर्व से बनता है। तो किसको अनुमति नहीं दी गई? फ्री रिजर्व वह रिजर्व होते हैं जिससे हम डिविडेंड बांट सकते हैं। मुक्त संचय वह संचय होते हैं जिनसे हम लाभांश बांट सकते हैं। तो किसको अनुमति नहीं दी गई? सामान्य संचय, बिल्कुल फ्री रिजर्व है, इससे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनता है, इससे डिविडेंड बांट सकते हैं, मतलब सीआरआर भी बना सकते हैं। समामेलन के पूर्व लाभ, गलत बात, अनुमति नहीं दी जाती है। इसे अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है मतलब जिससे आप डिविडेंड नहीं बांट सकते हो, डिविडेंड नहीं बांट सकते हो मतलब वो फ्री रिजर्व नहीं है, और जो फ्री रिजर्व नहीं है उससे आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना ही नहीं सकते हो। तो इसे अनुमति नहीं दी गई है इस बदमाश को। ये पूंजीगत लाभ है। सामान्य संचय से सीआरआर बनता है, संचय कोष से भी बनता है, लेकिन समामेलन के पूर्व का लाभ कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, इससे सीआरआर नहीं बनता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व केवल फ्री रिजर्व से बनता है। तो हम अभी जो कर रहे हैं, पहले जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे चर्चा चल रही है, और मैं आपको अकाउंट के क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं आपके साथ अकाउंट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, और उसमें हमने जो पिछली एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उसके 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। और जिन बच्चों ने अभी तक
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे साथ कवर करें। और अपनी एग्जाम के लिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे पास आती है तो दिमाग में विचार बहुत सारे आते हैं कि यार ये टॉपिक तो कठिन है, इसे छोड़ देते हैं, ये टॉपिक सरल है इसे पढ़ लेते हैं, ये सरल है इसलिए पढ़ लेते हैं, ये कठिन है इसलिए छोड़ देते हैं। बेटा ये जो छोड़ने वाला जो गणित है ना, ये बड़ा खतरनाक गणित है। आप जिसे छोड़ देते हो ना, आप ये सोचा करो जिसे मैं छोड़ रहा हूँ वही एग्जाम में आने वाला है, ये सोचा करो तो आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे। और जब आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे ना, तब आपकी परफेक्ट तैयारी कहलाएगी। और हमें अपने आप को तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए, पर एग्ज़ाम से पहले। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अगर हमारे कोर्स को परचेस नहीं किया है, अभी ऑफर चल रहा है, यह 4999 का जो कोर्स है वो मात्र अभी आपको 999 की कीमत में मिल रहा है। तो बेटा मौका मत गवाओ, तुरंत आज ही प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इस कोर्स को परचेस करो और अपनी सफलता को सुनिश्चित करो, बार बार इन क्वेश्चन को रिकॉल करो। तो आज हम यहीं पर इस सफ़र को रोकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको 51 से क्वेश्चन कराऊंगा। तो मेरे साथ और आरपीएससी अड्डा के साथ यूं ही बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।